सीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार किस तरीके से चल रही थी और किस तरह काम कर रही थी, इसके वैसे तो उस समय भी रोज रोज खुलासे हो रहे थे। जिस तरह मनमाने पूर्ण फैसले लिए जा रहे थे, विरोधियों के ऊपर तमाम तरह के मुकदमे कायम कराए जा रहे थे, लदवाए जा रहे थे, उनकी जबान बंद रहे, एक खौफ का वातावरण बना रहे, इसके लिए झूठे मुकदमे बनवाए जाते थे, दर्ज करवाए जाते थे। कंगना रनौत वाला मसला भी याद होगा। उन्होंने मुंबई में सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न जाहिर किए तो संजय राउत कैसे भड़के थे उन पर, और एक और एमएलए इनके जो बाद में पाला बदल गए, वो भी ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि हमारी शिवसेना की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो कंगना रनौत का मुंह तोड़ देंगी। और अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी का मामला तो हमारे आपके याद है ही। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिन पर दिखाई दे रहा था कि महाराष्ट्र में, मुंबई में कानून का राज नहीं है, बल्कि जो एमवीए के घटक दल चाहते हैं वो हो रहा है और वो कराया जा रहा है। नए नए खुलासे अब भी हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस एक क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में थे और वहाँ उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी, खुलासा कर दिया कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और एनसीपी के गृह मंत्री थे, तब मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर तैनात किए गए थे, बनाए गए थे नगरालय के स्थान पर, संजय पांडे, उनको एक्चुअल में बनाया ही इसलिए गया था सुपारी देकर के कि किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को बुक किया जाए, यानी गिरफ्तार किया जाए। और ये खुलासा किसी और ने नहीं, खुद देवेंद्र फडणवीस ने किया है एक क्षेत्रीय चैनल के कार्यक्रम में। उनका कहना ये है कि मुंबई का, महाराष्ट्र का हर बड़ा पुलिस अधिकारी इस तथ्य की पुष्टि कर देगा कि तब की उद्धव ठाकरे सरकार के घटक दलों ने किस तरीके से संजय पांडे को सुपारी दे दी थी, ये लक्ष्य दे दिया था कि आपको देवेंद्र फडणवीस को उठा करके अंदर डालना है। और ऐसा वो क्यों चाहते थे? आपको एक और वाकया याद होगा। सदन के भीतर देवेंद्र फडणवीस ने करीब 27 पेन ड्राइव जो हैं वो सभापति के पटल पर रखी थी और उनमें वीडियो रिकॉर्डिंग थी। शरद पवार के एक करीबी वकील की उसमें रिकॉर्डिंग थी, जो ये कहते हुए दिखाई दिए, अलग अलग अवसरों की वो रिकॉर्डिंग थी कि साहब चाहते हैं, यानी शरद पवार चाहते हैं कि किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को कब्जे में लिया जाए, शिकंजा कसा जाए और उनको फंसाना है। ये खुलासा सदन के पटल पर देवेंद्र फडणवीस ने खुद किया था, किसी और ने नहीं किया था। तो उद्धव ठाकरे हों चाहे शरद पवार हो, कांग्रेस की लीडरशिप का तो कोई चर्चा है नहीं, पर कम से कम ये दो घटक दल एमवीए के ऐसे लगभग इनकी पुष्टि हो रही है कि ये चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस को किसी भी तरीके से जेल में डाला जाए। और देवेंद्र फडणवीस ने उस समय भी कहा था कि मेरे राजनीतिक करियर को तबाह करने की साजिश रची गई है। और इस साजिश में जाहिर है शरद पवार भी थे और उद्धव ठाकरे भी थे। वो उद्धव ठाकरे जिनके साथ देवेंद्र फडणवीस का करीब का रिश्ता रहा, मतलब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे
शिवसेना के एमएलए मंत्री रहे, दिन रात का आपस में उठना बैठना बातचीत करना। इसी कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने कुछ और खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब 2019 में भाजपा शिवसेना को जनादेश मिल गया फिर से, और जाहिर है ये जनादेश इसलिए मिला कि लोग देवेंद्र फडणवीस को निरंतरता में मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में जो था उसका खुलासा हुआ तब जब इन्होंने देवेंद्र फडणवीस के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आपको अगर गठबंधन तोड़ना था, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार नहीं बनानी थी, तो आप एक बार फ़ोन उठा करके कह देते कि हमें अब आपके साथ आगे नहीं चलना है, हम तो अलग राह चुनने का फैसला कर चुके हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये बेहद दुखद स्थितियां थी कि मेरी फ़ोन कॉल ही उन्होंने रिसीव करनी बंद कर दी थी, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की किसी आईपीएस को सुपारी देना और ये टारगेट देना कि देवेंद्र फडणवीस को किसी तरीके से आपको बुक करना है। सुनते ये हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह को भी इसकी पूरी जानकारी दी, और उसके बाद क्या हुआ महाराष्ट्र में ये तो आप और हम और सब अब तो सब जान चुके हैं। और उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बेहतर तो और कोई नहीं जानता है। जो सीख दी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और देवेंद्र फडणवीस ने इनको, इसे तो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। शुरू में ये चुनौती देते थे ना, जब कर्नाटक में सरकार गिरी थी कुमार स्वामी की, न केवल जेडीएस के विधायकों ने पाला बदला था बल्कि कांग्रेस के भी विधायकों ने पाला बदला था। बाद में वहाँ चुनाव हुए उन सीटों के लिए। फिर एक उसी तरह का मामला मध्य प्रदेश में भी हुआ था, कुछ और राज्यों में भी हुआ था। गोवा में कांग्रेस के कई एमएलए पाला बदल गए थे। तब ये कहते थे, ये चुनौती देते थे कि मुंबई और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके दिखाए, हम सबक सिखा देंगे। लेकिन उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी अपनी पार्टी के भीतर ही इसे लेकर के कितना आक्रोश है लोगों में कि आपने बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को ताक पर रखते हुए दो ऐसे दलों के साथ गठबंधन कर लिया है जो हिंदुत्ववादी राजनीति का विरोध ही नहीं करते आए हैं बल्कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जाने जाते हैं। उनके अपने दल के विधायक और एमपी इस चीज़ को लेकर के आशंकित थे, भयभीत थे कि अगर उद्धव ठाकरे की सरपरस्ती में ही चुनाव में हम गए 2024 में लोकसभा और विधानसभा में, तो जीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, जमानत जब्त होने की नौबत आ जाएगी। और मौका देख करके देवेंद्र फडणवीस ने और अमित शाह ने वो कारनामा कर दिखाया जो इनको सबक सिखाने के लिए था कि अगर आप जनादेश का अपमान करेंगे, गठबंधन के धर्म का पालन करने के बजाय दो ऐसे दलों के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सरकार बना लेंगे, जिनको महाराष्ट्र की जनता ने अक्टूबर नवंबर के चुनाव में विपक्ष में बैठने का आदेश दिया था। कांग्रेस को 44 सीटें 288 के सदन में और एनसीपी को 54 सीटें, और खुद इनको 288 के सदन में केवल 56 सीटें। लेकिन 56, 54 और 44 तीनों मिल गए, कुछ निर्दलियों को साथ ले लिया और भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिलने के बावजूद सत्ता में नहीं आने दिया। तो जो घात किया गया था 2019 अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ, उसका प्रतिघात जो है इनको झेलना पड़ा जून
2022 में। इनकी सरकार गई, इनकी पार्टी टूटी, विधायक दल में बड़ा खंडन हुआ, बड़ा मतलब कहना चाहिए कि विभाजन हो गया। इसी तरीके से जो सांसद चुन करके आए थे उनमें बड़ा विभाजन हुआ, और अब तो ये पार्टी के प्रमुख भी नहीं रहे, अध्यक्ष भी नहीं रहे। जो मूल पार्टी थी वो दो भागों में बंट चुकी है, दो अलग अलग नामों से पार्टी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो ताज़ा खुलासा किया है कि इनके समय अर्णब गोस्वामी को ही गिरफ्तार नहीं किया गया था, कुछ दूसरे लोगों पर ही इन्होंने घात प्रतिघात नहीं किए थे, आघात नहीं किए थे, बल्कि उनको यानी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को और मौजूदा उप मुख्यमंत्री को भी उस समय मामलों में फंसाने की कोशिश की गई थी। फडणवीस का कहना है कि चूंकि उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं था, इसलिए संजय पांडे को उनके खिलाफ कुछ मिला भी नहीं। और आप ये तो जानते ही हैं कि संजय पांडे आजकल कहाँ हैं। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के फ़ोन कॉल टैप कराए गए थे, उस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। बहुत गंभीर किस्म के आरोप थे, और हालांकि अब वो जमानत पर बाहर हैं। उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है देवेंद्र फडणवीस ने जो खुलासे किए हैं। लेकिन फडणवीस के इन खुलासों ने एक बार फिर बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को तो गरमा ही दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।